टक्कर है। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसानों ने हरियाणा के रोहतक में खूब हंगामा किया। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के छात्र संघ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी खबर किसानों को लग गई और किसानों ने कार्यक्रम बंद करवाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ कूच कर दिया। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों ने बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से ढकेलना शुरू कर दिया। कई सारे पुलिस वाले बैरिकेडिंग पकड़कर खड़े हो गए ताकि किसान ट्रैक्टर से बैरिकेड गिरा न पाए, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। किसानों ने आखिरकार ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग गिरा दी और आगे बढ़ने लगे। तभी कुछ पुलिस वालों ने ट्रैक्टर को घेर लिया और एक पुलिस वाला ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर उसे रोकने में लग गया। कुछ देर में ट्रैक्टर भगाने में किसान कामयाब हो गए। पुलिस वालों ने भी हंगामा करने वालों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की थी। थोड़ी दूरी पर एक बस को रुकवाकर किसानों का रास्ता रोक दिया गया। कभी किसान आगे तो कभी पुलिस आगे। काफी देर तक यूनिवर्सिटी को घेरने वाली सड़कों पर इसी तरह हंगामा चलता रहा। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जो कभी सख्ती से तो कभी हाथ जोड़कर किसानों को मनाने की और उन्हें वापस भेजने की कोशिश करते रहे। यूनिवर्सिटी में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की छात्र इकाई इनसो का 19वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन किसानों ने चेतावनी दे दी कि वो बीजेपी और जेजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जब तक कार्यक्रम चलता रहा, यूनिवर्सिटी के चारों तरफ पुलिस की भारी तैनाती रही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के इलाके में बारिश ने कहर बरपा दिया है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ और बारिश की वजह से ग्वालियर और चंबल इलाके में करोड़ों की लागत से तैयार हुए 6 पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पुल खिलौनों की तरह बहते हुए पानी में समा गए। आपको बता दें, इनमें से 4 पुल ऐसे थे जो बीते 10 से 12 साल पहले ही बनकर तैयार हुए थे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। मंगलवार को सिंध नदी के तेज पानी में रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूटा, तो बुधवार को दतिया जिले में सिंध नदी पर बना सेवड़ा पुल भी बह गया। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरे पानी से ऐसा कोहराम मचा कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाने तक की नौबत आ गई। सड़कें तो सड़कें, लोगों के घरों में भी पानी भर गया। ये बताया गया कि अब तक 500 लोगों को ऐसे इलाकों से सुरक्षित बाहर निकालकर लाया जा चुका है। और जो अब भी वहां मौजूद हैं, वो लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि जहां पानी भरा है वहां कंक्रीट की सड़क भी होगी, चाहे मेन रोड हो या कोई गली। ऐसी कोई जगह पानी ने नहीं छोड़ी जहां उसने अपना दबदबा ना बना रखा हो। कोटा के अंदर अभी तकरीबन 10 से ज्यादा कॉलोनियां हैं जहां पर तकरीबन 8 फीट तक का पानी है। रोजाना के कामों पर जो असर पड़ा सो पड़ा। जगह जगह पानी भरने से मरीजों की परेशानी भी दोगुनी हो गई। चारों तरफ घूम ले, किधर से जाएंगे, किधर से नहीं जाएंगे। तालाब बन चुकी सड़कों को देखकर तो ऐसा ही लगा वहां गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने से अच्छा है कि नाव के जरिए ही कहीं भी आया जाया जाए, ताकि इतने पानी में गाड़ियों के बंद होने के खतरे को टाला जा सके। लेकिन कोटा के ही एक दूसरे इलाके में बाढ़ ने न केवल लोगों की बल्कि जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। वहां पार्वती नदी के सैलाब में 2 गाय बहती हुई एक मकान की छत पर जा पहुंची, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और दोनों गायों को मकान से नीचे उतारने का काम शुरू किया गया। इसके लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। इस दौरान वहां लोग भी इकट्ठा हो गए, जिन्होंने वहां खड़े होकर ये सब कुछ देखा। एक एक कर दोनों गायों को नीचे उतारा गया, जिसके बाद वो दोनों अपने पैरों पर वहां से चली गई। पार्वती नदी के बहाव ने पानी में बहकर छत के ऊपर गाय पहुंच गई। यही वो गाय है जो यहां से पानी के अंदर बहकर ऊपर तक पहुंच गई थी और अब उसको रेस्क्यू कर लिया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से रेस्क्यू का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग भारी जल जमाव के बाद अपने घर की छत पर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना के एक हेलीकॉप्टर को आना पड़ा। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे जवान ने पहले तो जगह का मुआयना किया और फिर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को छत के करीब लेकर गए।
जैसे ही हेलीकॉप्टर छत के करीब पहुंचा, जवान ने एक एक करके 4 लोगों को हाथ से खींचकर अंदर बिठाया। इस बीच एक बार हेलीकॉप्टर ने संतुलन खोया तो छत पर मौजूद एक लड़के को जवान ने बैठ जाने का इशारा भी किया और फिर एक झटके में उसे भी हाथ देकर हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। 5 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक मंदिर पर हमला करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया, जिस पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। वहां कुछ दिन पहले एक 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा का आरोप लगा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन इलाके के कुछ कट्टरपंथियों को ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने वहां के सिद्धि विनायक मंदिर पर हमला कर दिया। बड़ी तादाद में उपद्रवी वहां इकट्ठा हो गए और मंदिर में घुसने की कोशिश करने लगे। इस हमले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मंदिर के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा नजर आई। इस दौरान लाठियों और लोहे की रॉड से लैस लोगों ने मंदिर के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। पत्थरों से भी हमला किया गया। जल्दी ही उपद्रवियों ने मंदिर का मेन गेट तोड़ दिया और अंदर घुस गए। मंदिर को तहस नहस करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। सामने आए वीडियो में मंदिर से लपटें उठती दिखाई दी। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन उपद्रवियों ने उन्हें खदेड़ दिया। कट्टरपंथियों की भीड़ के आगे किसी की नहीं चली। बाद में वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल भेजे गए, तब जाकर हंगामे पर काबू पाया जा सका। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को निशाना बनाए जाने पर भारत ने भी कड़ा एतराज जताया और पाकिस्तान की सरकार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। These incidents are occurring at an alarming rate, while the state and security institutions in Pakistan have stood by idly and completely failed in preventing these attacks on the minority communities. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने का एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि संपत्ति वसीम रिजवी की थी, जिसे सरकारी आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। रिजवी के रसूख के चलते बनाई गई इस इमारत को प्रशासन एक बार पहले भी तोड़ चुका था, लेकिन जरूरी मशीन के ना होने से इसे बीच में ही रोकना पड़ा था। इस बार 10 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया। बताया गया कि प्रशासन इस जगह से मुहर्रम के जुलूस के लिए रास्ता निकालेगा, जो कि सीधे इमाम बाड़े तक जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में वैक्सीन नहीं मिलने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद उनको वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगने से मना कर दिया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा। टीका नहीं मिलने से भड़के लोग बाहर इकट्ठा हो गए और बहस करने लगे। इस दौरान उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। আপনারা যারা অনলাইনে বুকিং করেছেন এই মুহূর্তে তাদের ভ্যাকসিন আজকে হচ্ছে না। एक बुजुर्ग तो सड़क पर ही बैठ गए और धरना देने लगे। माहौल बिगड़ता देख पुलिस वहां पहुंची और लोगों को हटाने की कोशिश शुरू की, लेकिन लोग भी पुलिस से उलझ पड़े। इसके बाद तो पुलिस वाले भी भड़क गए और उन्होंने लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। धरने पर बैठे बुजुर्ग को भी खींचकर हटा दिया गया। इस दौरान उनके साथ मौजूद महिला ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस वाले ने उन्हें कई लाठियां मार दी। ये हरकत देखकर दूसरी महिला भी पुलिस वालों से भिड़ गई। हालांकि पुलिस ने उसे भी खदेड़ दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। लेकिन लड़ाई सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं हो रही है, बल्कि टीके के मुद्दे ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन देने के लिए चिट्ठी लिख दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल से छोटा होने का बावजूद गुजरात में ज्यादा टीके लगाए जा रहे हैं, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके राज्य को टीके नहीं दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या कर सकती हैं। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से वैक्सीन के मुद्दे पर राज्यों से भेदभाव नहीं करने की भी अपील की। हालांकि केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पास टीके की 52 लाख डोज हैं, जिसका इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें रिजर्व रखा गया है। वैक्सीन की इतनी डोज रिजर्व रखने के मामले में बंगाल देश का दूसरा राज्य है, जबकि इसी मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है और वहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है।
अफगानिस्तान के हेरात से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां चौराहे पर लोग जमा होकर नारेबाजी करते नजर आए और ये नारेबाजी अफगान सेना के पक्ष में बताई गई। तालिबान के आतंक का जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के आम लोग घर से निकले और कुछ लोगों ने तो घर की छतों पर खड़े होकर ही अल्लाह अकबर के नारे लगाए। रात के करीब 9 बजे सड़कों पर जश्न का माहौल हो गया जब लोग अपनी कारों में अफगानिस्तान का झंडा लहराते हुए नजर आए। इसके साथ ही कुछ सेना के हथियारबंद जवान भी वहां मौजूद थे। इन नारों को तालिबान के खिलाफ आम जनता का गुस्सा बताया गया। महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर युवा कांग्रेस ने संसद के घेराव की कोशिश की। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन संसद तक पहुंचने से पहले ही प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए तो पानी की बौछार शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि उनको भिगो दिया जाए ताकि वो आगे की तरफ न बढ़े। तो फिलहाल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश पुलिस यहाँ पर कर रही है। हालांकि जब पानी की बौछार से भी बात नहीं बनी तो कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। पुलिस वाले एक एक नेता को पकड़कर बसों में बिठाते रहे। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 2 सांसद और 2 विधायक भी शामिल हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों से मिलने राहुल गांधी भी पहुंचे और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने लगे। ये देश नरेंद्र मोदी के कारण रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन की वजह से संसद के पास की कई सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद सुस्त रही। संसद में जारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा और इसे उनका सेल्फ गोल बताया। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। ट्रेनों में जल्द ही एसी और स्लीपर की तरह ही 3 नए क्लास के डिब्बे जोड़े जाएंगे। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि इन डिब्बों में सीट के लिए रिजर्वेशन कराते वक्त ही विकल्प चुनना होगा। जैसे स्लीपर के लिए एसएल होता है और चेयर कार के लिए सीसीआई, इसी तरह इनके लिए भी रेलवे ने एक खास कोड तय किया है। सूत्रों के मुताबिक विस्टाडोम एसी क्लास के लिए वीएस कोड चुनना होगा, जबकि टिकट पर इस कोच के लिए डीवी लिखा होगा। जैसे एसी में अगर कोई रिजर्वेशन कराता है तो टिकट पर एसी 3 के बी, जबकि एसी 2 के लिए ए और एसी 1 के लिए एच लिखा होता है। ठीक वैसा ही इनके लिए भी होगा। इसी तरह विस्टाडोम कोच के नॉन एसी डिब्बे के लिए ईवी का विकल्प सिलेक्ट करना होगा और टिकट पर ईवी लिखा होगा, जबकि अनुभूति कोच के लिए ईए कोड का विकल्प चुनना होगा और टिकट पर इसके लिए के कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। विस्टाडोम कोच कांच की छत और दीवार की बनी होती है और रेलवे में फिलहाल ऐसे 45 कोच अलग अलग ट्रेनों में लगे हुए हैं जो इसी साल 100 के करीब हो सकती हैं। अभी रेलवे में अलग अलग डिब्बों के 10 क्लास का इस्तेमाल हो रहा है और उनके शामिल होते ही ये संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। लोकल ट्रेनों में यात्रा करने पर लोगों को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। मुंबई की लोकल ट्रेनों में अब वो लोग भी सफर कर पाएंगे जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे लोगों के लिए अलग पास जारी करने को कहा। अभी तक कोरोना संकट की वजह से आम लोगों को लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत नहीं है। पंजाब सरकार ने ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। ये रकम पंजाब से ताल्लुक रखने वाले भारतीय हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को मिलेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने जाति के आधार पर जनगणना करवाने की मांग की। हमने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र और ममता सरकार आमने सामने आ गए। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ सरकारी लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने इस बाढ़ का ठीकरा दामोदर वैली कॉरपोरेशन पर फोड़ते हुए आरोप लगाया कि डीवीसी जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ रहा है और इस वजह से ही प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने भी इस आरोप पर सफाई दी और पानी छोड़े जाने की पूरी जानकारी राज्य सरकार के साथ साझा करने का दावा किया। फ्लाड वार्निंगটা সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিসকে দেওয়া হয়, গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেলেও দিয়ে যায় ওটা।
जवाब में बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। ये मैनमेड फ्लड जो कहा रहा है ये हंसने वाली बात है। ऐसी बात कोई चीफ मिनिस्टर कह सकता है? हमें यकीन नहीं होती है। दिल्ली के स्वरूप नगर की रहने वाली एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इस लड़की के परिवार ने बताया कि वो सिविल डिफेंस में काम करती थी और उसकी दूसरे समुदाय के एक लड़के से दोस्ती थी। परिवार का आरोप है कि ये लड़का उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कल गरीबों के मन की बात सुनी। उन्होंने लाभार्थियों से सीधे बात की। इस योजना के जरिए यूपी के करोड़ों लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अन्न महोत्सव पर प्रधानमंत्री और गरीबों के बीच वर्चुअल संवाद आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख को पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी के अलग अलग जिलों के उन लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। वाराणसी की बादामी देवी भी उन्हीं महिलाओं में आती हैं जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिला है। बादामी जी, आपका घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है? मंत्री जी, तुमका कृपा है कि वैसे एकदम मर ही रहा है हम सबका। आपका तुम की कृपा है कि हमको पक्की मिल गया है, आवास मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, गैस सिलेंडर मिल रहा है और संडास मिल रहा है, बिजली लाइन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। इसी तरह कुशीनगर की अमलावती से भी पीएम मोदी ने बात की। पिछले 1.5 साल में आपके परिवार को मुफ्त राशन मिलने में कहीं कोई तकलीफ हुई? कहीं लेने गए और नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? नहीं, राशन में हमने के तकलीफ नहीं है। पिछला बेर 9 महीना मिलल, ए बेर 2 महीना। हमके राशन जैसे मिला ताटे, एक 35 किलो, एक 10 किलो, महीना में 2 बार राशन मिलता। मंत्री जी, इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदे का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत हर उस घर की जरूरत को पूरा किया जा रहा है जिनकी आय के संसाधन न के बराबर हैं। जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। दावा किया जा रहा है कि 5 अगस्त की इस ऐतिहासिक तारीख के दिन यूपी में 80,000 राशन की दुकानों पर 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर 5 अगस्त की तारीख कैसे खास तारीख बन चुकी है। 2 साल पहले इसी तारीख का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन हमने श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया था। इतना ही नहीं, 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हर नागरिक को उसका भागीदार बनाया। साथ ही इसी 5 अगस्त को सैकड़ों साल से चले आ रहे मामले में राम मंदिर के भव्य निर्माण की तरफ एक कदम आगे रखा था। करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान पुरानी सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में अनाज की जिस तरह लूट होती थी, अब मौजूदा सरकार में लूट का वो रास्ता बंद हो चुका है। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने योगी सरकार की भी जमकर तारीफ की। लेबनान में हुए पिछले साल धमाके की बरसी के मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत के एक गोदाम में 1 साल पहले जबरदस्त धमाका हुआ था जिसमें करीब 250 लोगों की मौत हुई थी, जबकि हजारों लोग घायल हुए थे। और इसी धमाके की पहली बरसी पर वहां सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन जल्दी ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गई। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ के साथ आगजनी शुरू कर दी। सड़क पर कूड़ेदान रखकर उसमें आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया।
हालात बेकाबू होता देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों तक उतार दी गई। भीड़ पर जमकर आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि लोग भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। लोगों ने लेबनान की सरकार पर धमाके की जांच न कराने और मामले के लिए जिम्मेदार नेताओं को बचाए जाने के आरोप लगाए। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक दहशत से भर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां भूस्खलन की घटना ने लोगों को फिर से एक बार डरा दिया। ताजा वीडियो में दिखा कि एक पहाड़ी से भरभराकर पत्थर के कई टुकड़े नीचे गिरे। इन पत्थरों के गिरने से वहां धूल का गुबार जमा हो गया। बड़े बड़े पत्थरों के गिरने से सड़क भी जैम हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राहगीरों ने इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई वहां मौजूद नहीं था, जिससे किसी को चोट नहीं आई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के जोधपुर में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों को सस्पेंड करने पर जमकर बवाल हुआ। वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों ने कलेक्ट्रेट के बाहर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि कोरोना काल में वसूली गई फीस को वापस किया जाए, जिसे मनवाने के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन किया था, जिसके बाद 3 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिस पर छात्र भड़क गए और कलेक्ट्रेट पहुंच गए। लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें खदेड़ दिया, उन पर लाठीचार्ज किया। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे छात्र इधर उधर भागने लगे। इससे पहले उनकी काफी देर तक पुलिस से बहसबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस वाले उन्हें लगातार पीछे की तरफ धकेलते रहे। पुलिस की उन लोगों को वहां से हटाने की तमाम कोशिशों के बीच वो छात्र नारेबाजी कर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। इस हंगामे के बीच पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के साथ विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम लोकल गोज ग्लोबल मेक इंडिया फॉर द वर्ल्ड के प्रधानमंत्री के आह्वान पर आयोजित है। आपको बता दें, लोकल गुड्स ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत होने वाले आयोजन को विशेष रूप से एमएसएमई और उच्च श्रम क्षेत्रों के निर्यात में रोजगार पैदा करने की क्षमता को देखते हुए किया गया है। पीएम मोदी इन सभी विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेक होल्डर्स और उद्यमों से बातचीत करेंगे। बातचीत का उद्देश्य ही भारत के निर्यात और वैश्विक व्यापार में इसके हिस्से का लाभ उठाने और विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 20 से ज्यादा विभागों के सचिव, राज्य सरकार के अधिकारी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोग भी इसमें भाग लेंगे। पंजाब और जम्मू में हमले की बड़ी साजिश का पता चला है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड ज़कीरुर रहमान लखवी ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है और सितंबर के पहले हफ्ते में पंजाब और सीमा के करीब जम्मू के इलाकों में एक के बाद एक कई हमले को अंजाम देने की तैयारी है, जिसके लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में ज़कीरुर रहमान लखवी के घर पर एक बैठक भी हुई, जिसमें आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अल बदर के आतंकी मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आतंकी संगठनों ने लखवी को कश्मीर में ऑपरेशन का मुखिया बनाया है। अमरिंदर सिंह के सलाहकार पद से प्रशांत किशोर ने इस्तीफा दे दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। पता चला कि ऐसा उन्होंने व्यस्त होने की वजह से किया। पिछले कई दिनों से उनके राहुल और प्रियंका से मिलने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पार्टी नेता इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। क्या वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? इसका निश्चित उत्तर तो आला कमान से ही केवल मिल सकता है। हालांकि वो काफी समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे और फिलहाल पार्टी से निलंबित नेता संजय झा का मानना है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़े तो फायदा होगा। यदि वो कांग्रेस पार्टी में आए तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, अब हो सकता है प्रशांत किशोर के लिए भी। बांग्लादेश में ढाका के पास बारात लेकर जा रही एक नाव पर आसमानी बिजली गिर गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि घायलों में दूल्हा भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में एक गाड़ी आ गई। इस धमाके में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए।
ईडी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग और कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के ठिकानों पर छापा मारा। खबर है कि ये छापेमारी 4000 करोड़ रुपए के पूंजी घोटाले के मामले में की गई। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे। आज सुबह 11:30 बजे दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि चंद्रकांत पाटिल राज ठाकरे से उत्तर भारतीयों पर उनका पक्ष जानेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज का रुख बदलने पर बीजेपी उनके साथ गठबंधन पर विचार भी कर सकती है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। इसको लेकर के हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल। दादा, एक मुलाकात होने वाली है, किस तरीके की मुलाकात है? राज साहब एक बड़ा व्यक्तिमत्व है और ये अपने महाराष्ट्र की संस्कृति है कि एक दूसरे के घर जाना। कई लोगों ने सजेस्ट किया कि कई होटल पर आप मिलेंगे। वाह, होटल, उनका घर अच्छा है, घर की चाय मिलेगी मुझे, तो इसमें कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं। हमारी भूमिका साफ है और शायद उनकी भूमिका भी साफ है। हमारी भूमिका साफ है कि जब तक परप्रांतीय अन्य प्रांतीयों के बारे में उनकी भूमिका में बदल नहीं होगा, हम राष्ट्रीय पक्ष है, राष्ट्रीय विचार के पक्ष है, हम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते, या दोस्ती तो कर सकते हैं, हम उनसे युति नहीं कर सकते। उनकी भूमिका भी मैंने जो क्लिप सुनी उसमें थोड़ी क्लियर है कि उन्होंने राज्यों ने इंडस्ट्री क्यों नहीं खड़ी की, कि लोगों को अन्य राज्यों में क्यों आना पड़ता है, मुंबई जैसे शहर पर कितना बोझ डालेंगे, उनके वैलिड प्रश्न हो गए। लेकिन आज उन्होंने राज्यों में डेवलपमेंट हुई नहीं है, रोजगार नहीं है, वो खुशी से नहीं आ रहे। दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान के बाहरी लुक को जयपुर के हवा महल की तरह बनाया जा रहा था, जिसे तैयार होने से पहले ही तोड़ने का ऑर्डर मिल गया। यह आदेश उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से उस दुकान के मालिक को दिया गया, जिसके बाद उसने कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही उसे तोड़वाना शुरू कर दिया। तैयारी से पहले ही इस पर विवाद शुरू हुआ और अब ये बनने से पहले टूट रहा है। अभी उस दुकान को हवा महल जैसी शक्ल पूरी तरह दी भी नहीं गई थी कि वो विवादों में घिर गया और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने उसे हटाने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन वहाँ के दूसरे दुकानदारों ने इस फैसले को सराहा। एमसीडी ने ऐसा करके इसको ऑर्डर को करके 48 घंटे में हटाए, इसको अच्छा काम किया है। चांदनी चौक राजधानी के खास इलाकों में शुमार है, जहां मौजूद इमारतों में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए नगर निगम से इजाजत लेनी होती है। अगर वो नहीं तोड़ेगा, पूरा इसको नहीं हटाएगा, तो फिर हम इसके विरुद्ध में इसको आगे से तोड़ेंगे। दुकान के बाहरी हिस्से को हवा महल की शक्ल तो नहीं मिल पाई, लेकिन वहां से गुजरने वालों के लिए वो सेल्फी पॉइंट जरूर बन गया। राम मंदिर के शिलान्यास को 1 साल पूरा हो चुका है। इस खास मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यजमान की भूमिका में अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ रामलला की भव्य आरती की, दावा किया गया कि 2023 के अंत तक लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे और 2025 तक भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा। अयोध्या की पावन धरती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वो ऐतिहासिक दौरे का दिन है जब राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को 1 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। इस बेहद खास मौके पर अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले एक ट्वीट के जरिए सभी देशवासियों को बधाई दी। प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भारत की सकल आस्था के केंद्र बिंदु और सभी के आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ की सभी को बधाई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर के मॉडल की पूजा की। इसके बाद श्री रामलला की आरती की और उन्हें 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया। साथ ही सीएम योगी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विकास कार्यों का भी जायजा लिया। दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में 2023 से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि 2023 के अंत तक मंदिर बनकर तैयार हो या ना हो, लेकिन गर्भगृह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वहां रामलला विराजमान हो जाएंगे और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को इजाजत मिल जाएगी। माना जा रहा है कि 2025 तक भव्य राम मंदिर बन जाएगा, जिस पर करीब 1000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।
राम मंदिर निर्माण में छोटी छोटी बातों का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। खबर है कि राम मंदिर परिसर में म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और गेस्ट हाउस समेत कई सुविधाएं भी होगी। कोशिश ये भी की जा रही कि राम मंदिर को इस तरह से तैयार किया जाए कि रामनवमी के दिन सूरज की रोशनी सीधे रामलला पर पड़े। अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में, जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए योगी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सरकार के निर्देशों पर न सिर्फ मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, बल्कि सुरक्षा मानकों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिहार में हुई तेज बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। पटना में तो नेशनल हाईवे पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। इस हाईवे पर घुटनों तक पानी भर चुका है। मजबूरन लोगों को उसमें घुसकर इस पार से उस पार जाना पड़ा। बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना से दनियावा होते हुए बिहार शरीफ को जोड़ने वाली ये सड़क पूरी तरीके से बंद है। केवल पैदल चलने वालों ने ही नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल चलाने वालों ने भी जोखिम उठाया और गिरते पड़ते हाईवे पर भरे पानी से होकर गुजरे। ऐसा डेंजर है कि वहाँ पे अगर आदमी पता नहीं चल रहा है रोड किस तरीके का रोड, अगर वहाँ से गाड़ी पलटी तो डायरेक्ट ये किसी के भी जान पे भी आ सकता है। हाईवे पर पानी भरने से परेशानी तो हुई, लेकिन कुछ बच्चों ने इसमें मौज मस्ती करने का बहाना ढूंढ लिया। कुछ बच्चे पानी में बैठे नजर आए तो कुछ बच्चे मोटरसाइकिल चलाते दिखे। एमपी के भिंड में चंबल, सिंध और बैसली नदी के किनारे 50 से ज्यादा गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांव में मकान पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों का नामो निशान पूरी तरह से मिट गया है और वहां गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी हुई है। तो वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक 6000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। पूरा गांव उसमें अफेक्टेड है, जिसमें चारों तरफ पानी गिरने का जो स्थिति उत्पन्न हुआ है और सभी जगह में 2 दिन पहले से ही इवैक्यूएशन और अलर्ट करना ये पूरा कर दिए थे। ज़्यादातर विलेज में, जैसे हम भी कई जिले में हम कई विलेज में गए हैं, वहाँ ज़्यादातर ये देखने में आए हैं कि 80% लोग अलर्ट के बाद निकल चुके हैं। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में दोनों राज्यों के मंत्रियों की बैठक के बाद बड़ा ऐलान हुआ। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय के सुझाव का स्वागत करते हुए दोनों राज्यों ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने का फैसला लिया है, जिसके तहत असम और मिजोरम की सरकारें अपनी सीमा के इलाकों से पुलिस हटाएंगी और सीमा के जिलों में पेट्रोलिंग के लिए भी पुलिस नहीं जाएगी, बल्कि शांति बहाल रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। यही नहीं, असम ने एक एडवाइजरी को भी वापस लेने का फैसला किया, जिसमें लोगों को मिजोरम नहीं जाने के लिए भी कहा गया था। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राज ठाकरे से मिलेंगे। पटना के पास फतुहा में नेशनल हाईवे बनाने का काम कर रही एक कंपनी का कैंप बाढ़ के पानी में डूब गया। बताया गया कि दरधा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और फिर उसका पानी बांध को तोड़ते हुए आसपास के इलाकों में फैल गया। कानपुर में सड़क पर खड़े एक ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ये आग वहां से गुजर रही बिजली की तार से चिंगारी निकलने से लगी। मिजोरम में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम के मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें दोनों सरकारें अपने सीमावर्ती इलाकों से फोर्स हटाने पर सहमत हो गयी। प्रशांत किशोर ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के सागर में एक कार्यक्रम के दौरान वहां के कलेक्टर ने लोगों को पेड़ नहीं होने के नुकसान समझाने का एक अनोखा तरीका निकाला। वो वहां लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पेड़ पौधे लगाकर किस तरह बारिश के पानी को गांव में ही रोका जा सकता है। और इसी बात को समझाने के लिए कलेक्टर दीपक सिंह ने मंच पर 2 बच्चों और एक आदमी को बुलाया। जिस आदमी को बुलाया उसके सिर पर बाल कम थे। उन्होंने फिर उस आदमी और एक बच्चे के सिर पर एक एक कर पानी डाला। भिगा दिया सर अच्छे से, तो हाथ से अच्छे से मिला लो। इसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद दूसरे बच्चों को दोनों के सिर छूने को कहा, जिसने बताया कि बच्चे का सिर उससे ज्यादा गीला मिला। कलेक्टर ने इसे लोगों के सामने उदाहरण के तौर पर पेश किया और उन्हें समझाया कि पानी को रोकने में पेड़ पौधों की क्या भूमिका है। बाल है तो पानी रुक रहे हैं, मतलब अगर
पेड़ पौधे रहेंगे तो पानी रुकेगा। इस आसान तरीके से लोगों को कलेक्टर की बात समझ में आ गई, जिसे उन्होंने तालियां बजाकर जाहिर किया। उत्तराखंड के रामनगर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से नाले उफान पर हैं। वहां के रिगौड़ा में एक नाले में आए उफान में एक कार फंस गई। ये कार पानी में थोड़ी दूर तक बह गई, जिसके बाद उसमें बैठे लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बाद में लोगों ने किसी तरह से पानी में फंसी इस कार को बाहर निकाला। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने उनके एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद वंदना के घर के सामने पटाखे फोड़े गए, जिसकी वजह पड़ोसियों से जाति से जुड़े पुराने विवाद को माना जा रहा है। आरोपों के मुताबिक न केवल हार के बाद पटाखे फोड़े गए, बल्कि वंदना कटारिया के परिवार पर भद्दी जाति सूचक टिप्पणी भी की गई। वंदना के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसी का लोग द्वारा जो है आतिशबाजी चलाई गई है और शादी जो सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। परिवार ने अपील की कि खेलों से जातिवाद को दूर रखा जाए। प्लीज एक बात जरूर कहूँगा, हाथ जोड़ के इस पे कि जातिवाद को लेकर कोई भी इसमें राजनीति ना करे, प्लीज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या चीन में 2019 जैसी कोरोना वाली तबाही फिर लौट आई है? हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चीन के 17 राज्यों में फैल चुका है और इस बार सबसे ज्यादा मरीज जिस शहर से आ रहे हैं उसे वुहान की तरह चीन ने सील कर दिया है। चीन में डेल्टा वेरिएंट का ऐसा कहर टूटा कि वहां अब साल 2019 के बाद अब तक का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, लेकिन इस बार डेल्टा वेरिएंट का गढ़ हुनान प्रांत के झांगजियाजेई शहर को बताया जा रहा है। दावा किया गया कि तेजी से फैलते कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने चीन के करीब 17 प्रांत को अपनी चपेट में ले लिया है। झांगजियाजेई में हालात बेकाबू हो गए तो शहर को पूरी तरह सील कर दिया गया। शहर के सभी 1 करोड़ 10 लाख लोगों का टेस्ट करने के आदेश दे दिए गए। हवाई यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे वहां के लोगों के साथ साथ सैलानी भी फंस गए। झांगजियाजेई एक पर्यटन स्थल है जहां के खूबसूरत नजारे फिल्म अवतार में दिखाई दिए थे। दावा किया गया कि यहां बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानियों ने कोरोना के खतरे को और बढ़ा दिया। चीन की सरकार उन तमाम नेताओं पर कार्रवाई कर रही है जिन पर कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो नाकाम रहे। बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में चीन के जियांगसू प्रांत के नैनजिंग शहर के एक एयरपोर्ट पर एक यात्री विमान उतरा था। उस यात्री विमान में 7 यात्री ऐसे थे जो कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित थे और ये संक्रमण उनसे एयरपोर्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों तक पहुंचा और उसके बाद बड़ी तेजी से एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों में फैलने लगा। कुछ ही दिनों बाद कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नैनजिंग शहर से 1900 किलोमीटर दूर हुनान प्रांत तक पहुंच गया। माना यह जा रहा है कि चीन की एक चूक ने उसे 2019 के बाद सबसे बुरे दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में तीसरी लहर का असर इसी महीने से शुरू होने की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। ऐसे में चीन में तेजी से फैल रहे डेल्टा वेरिएंट का खतरा अब भारत समेत चीन के आसपास बसे देशों में भी बढ़ रहा है। कि चाइना के अंदर जो न्यू म्यूटेशन वाला वायरस है डेल्टा, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। करीब 19 प्रांतों के अंदर लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। आज की ताजा खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।